नमस्कार। तो आज की जो कहानी है ना, वो धान के खेतों की खामोशी में दफन एक गहरे अन्याय और उसके भयानक बदले की है। चलिए, इस सर्द रात में उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें। जैसा कि कहा गया है, ये दास्तां रातों की नींद उड़ा सकती है। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां ठंड सिर्फ मौसम में नहीं, बल्कि इंसानी दिलों में भी बसी हुई है। तो हमारी कहानी शुरू होती है तिमिरकुंड गांव से। और रात भी कैसी, एकदम हाड़ कपा देने वाली सर्द रात। कहते हैं कई सालों में ऐसी ठंड नहीं पड़ी थी। ऊपर से तेज हवा और घना कोहरा, मानो किसी आने वाली आफत का इशारा कर रहे हों। तो एक चाय की दुकान के बाहर आग जल रही है और उसके चारों तरफ बैठे हैं तीन लोग, हल्दर काका, दारा अंसारी और भोंजू मनन्ना। मौसम की इसी भयानक ठंड पर बात करते करते हल्दर काका को एक पुरानी और उतनी ही डरावनी घटना याद आ जाती है। और बस यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। जब बाकी लोग उनसे कहानी सुनाने की जिद करते हैं, तो हल्दर काका इसी चेतावनी के साथ अपनी बात शुरू करते हैं। उनकी आवाज में जो डर था ना, वो साफ बता रहा था कि आगे क्या होने वाला है। चलिए, तो अब हल्दर काका हमें ले चलते हैं अतीत में, बेहड़पुर गांव की वैसी ही एक सर्द रात में, जहां एक खेत में कोई साया इंतजार कर रहा था। तो मिलते हैं कहानी के मुख्य किरदार दीप नारायण पाठी से। शहर से आया एक नया नया स्कूल मास्टर। अब वो बेचारा गांव से बिल्कुल अनजान था। और उस रात कड़कड़ाती ठंड में एक सुनसान रास्ते से अकेला ही लौट रहा था। शायद उसका अकेलापन ही उसे आने वाले खतरे की और करीब ले जा रहा था। और तभी उसकी नजर पड़ती है पास के एक धान के खेत पर, बीचों बीच एक काला साया। अब सोचिए, इतनी कड़ाके की ठंड में एक सुनसान खेत के बीच में भला कौन खड़ा होगा? यही सवाल दीप नारायण के मन में भी गूंज रहा था। और फिर अचानक उस साये से एक भारी गूंजती हुई आवाज आती है। उसके साथ जो जैतून काका थे, वो तो घबरा ही गए। उन्होंने फौरन उससे चेताया कि उधर देखना भी मत और जवाब तो देने की सोचना भी मत। मतलब साफ था, वो कोई आम इंसान नहीं था। अच्छा, तो अगली रात दीप नारायण का सामना उस साये से फिर हो जाता है। पर इस बार मामला और भी ज्यादा डरावना था। वो साया खेत में नहीं, बल्कि ठीक उसके रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। खौफ अपनी हद पार कर चुका था। वो साया गरजता है, तुम जैसे लोगों की वजह से ही मुझे मरना पड़ा। आज तेरी आखिरी रात है। ये शब्द सुनते ही दीप नारायण की तो जैसे जान ही निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए बस भागता है, बेतहाशा। साफ था कि वो आत्माओं से किसी पुराने गुनाह का दोषी मान रही थी। तो किसी तरह जान बचाकर डरा सा बहमा दीप नारायण जब जैतून काका के पास पहुंचा, तब जाकर उस बेचैन आत्मा का राज खुला। अब वक्त था उस भूत की कहानी जानने का, नफीसुद्दीन की कहानी। तो ये नफीसुद्दीन था कौन? वो एक बहुत ही गरीब और मेहनती किसान था, जो घनश्याम सोढ़ा नाम के एक अमीर और जालिम जमींदार के खेतों में काम करता था। और यहीं से आप कह सकते हैं अन्याय की कहानी की नींव पड़ी, एक ताकतवर और एक लाचार के बीच। तो हुआ ये कि नफीसुद्दीन की पत्नी बहुत बीमार थी। उसे दवा के लिए पैसे चाहिए थे, तो उसने घनश्याम से अपनी ही मेहनत की मजदूरी मांगी। लेकिन घनश्याम ने उससे भगा दिया। फिर अगली ही सुबह पता चला कि घनश्याम की सारी फसल बर्बाद हो गई है। बिना सोचे समझे, बिना किसी सबूत के, घनश्याम ने सारा इल्जाम नफीसुद्दीन पर डाल दिया और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसे पीटो। और उसी खेत में बेरहम पिटाई से नफीसुद्दीन की जान चली गई। तो यहां पर कहानी के दो चेहरे बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ जालिम, अमीर और ताकतवर घनश्याम सोढ़ा, और दूसरी तरफ एक बेकसूर, गरीब और लाचार नफीसुद्दीन। ये एक सीधी सीधी मिसाल है कि कैसे ताकत का गलत इस्तेमाल एक बेगुनाह की जान ले सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब तो वक्त था कर्म के फल का, पाप के अंजाम का, कह सकते हैं कुदरत के अपने इंसाफ का। तो अपनी मौत के बाद नफीसुद्दीन की आत्मा उसी धान के खेत में अटक कर रह गई, एक बेचैन भूत बनकर। और उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठ गई थी कि जो भी उस खेत के पास आएगा, वो उसकी फसल बर्बाद करने आया है। ठीक वैसा ही झूठा इल्जाम जो उस पर लगाया गया था। और घनश्याम सोढ़ा का क्या हुआ? उसे उसके पापों की सजा मिली, वो भी दो हिस्सों में। पहला तो ये कि वो नफीसुद्दीन के भूत से इतना डर गया कि अपनी ही जमीन के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। और दूसरा, उसी जमीन और दौलत के लालच में उसके अपने ही बेटे ने उसे मार डाला।
सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है ये। जिस जमीन और दौलत के लिए घनश्याम ने एक बेगुनाह की जान ले ली, आखिर में वही चीजें उसकी अपनी मौत की वजह बन गई। इसे ही कहते हैं कर्म का चक्र पूरा होना। तो कहानी खत्म होते होते हल्दर काका एक ऐसा सवाल छोड़ जाते हैं, एक ऐसी पहेली जो आज तक सुलझी नहीं है। असल में घनश्याम की फसल बर्बाद की किसने थी, यह राज कभी नहीं खुला। हाँ, लोग ये जरूर कहते हैं कि ये काम शायद उन्हीं गांव वालों का था जो घनश्याम के जुल्मों से तंग आ चुके थे, लेकिन उनकी बगावत की कीमत बेचारे नफीसुद्दीन को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है कि अगर असली गुनाहगार कभी पकड़े ही नहीं गए और एक बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो क्या इसे इंसाफ कहेंगे? क्या नफीसुद्दीन को सच में इंसाफ मिला, या ये कहानी बस बदले की एक अधूरी दास्तान बनकर रह गई?